अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। आज एक तो अलीमा खान साहिबा ने एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म का इंटरव्यू दिया है मारियो नौफाल को, और इस इंटरव्यू में उन्होंने तफसीलन जो उनके बेटों के साथ मामलात पेश आए, जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ सूरत हाल दरपेश है, और जो ओवरऑल इस वक्त मुल्क में आइन और कानून का एक अजीब व गरीब सा तमाशा नज़र आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की बड़ी तफसील से, बड़ी मुदल्लल और बड़ी बेबाक किस्म की गुफ्तगू, बड़े हौसले के साथ। तो इसकी आपको डिटेल्स भी बताते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस पे भी बात करते हैं। इसके साथ साथ आज सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से एक जवाब आया है, जो पिछले कई दिनों से उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल आ रहे थे, पहले उनके कॉलम्स पर और फिर उसके बाद DGISPR की तरदीद के हवाले से भी। तो उन्होंने इस पूरे रद्द-ए-अमल में एक और जवाब लिखा है, और कॉलम की तरह का ही एक जवाब है। इसका भी थोड़ा जायज़ा लेंगे कि सुहेल वड़ाइच साहब ने इस जवाब में किसको सेटिस्फाई किया है और क्या इस वज़ाती बयान के बाद मामलात उनके लिए ठीक हो जाएंगे। आज एक और सहाफ़ी को निशाना बनाया गया, एक और सहाफ़ी आज गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि एक और जो चीज़ देखने में आई है वो ये कि मियाँ साहब जो हैं वो दोबारा से मरी में जा बैठे हैं और वहाँ पे फिर से उनकी बड़ी करीबी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। तो क्या मामलात चल रहे हैं पसे पर्दा हुकूमत के, उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है, और फिर KP हुकूमत की शामत भी आई हुई है। तो ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं अलीमा खान साहिबा के इंटरव्यू से। तो अलीमा खान साहिबा ने जी इंटरव्यू दिया है। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं अलीमा खानम साहिबा के इंटरव्यू से। तो मारियो नौफाल की जानिब से उनका ये इंटरव्यू किया गया है। ये वही मारियो नौफाल हैं जिन्होंने इससे पहले कासिम खान और सुलेमान खान का भी इंटरव्यू किया था, और आज एक बड़े अरसे और उस इंटरव्यू को बड़ी पजीराई मिली थी, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मिले और बहुत डिस्कस हुआ वो इंटरव्यू। और ज़ाहिर है मारियो एक ऐसे एक्सपर्ट प्रोग्राम्स करने वाले, अब आप उन्हें जो भी कह लें, इन्फ्लुएंसर हैं, जर्नलिस्ट हैं, या जो भी आप उनको कह लें, लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि उनका जो एक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उन्हें देखा जाता है, और इंटरनेशनली वो ख़बरें बनती हैं जो उनके प्रोग्राम में डिस्कस होती हैं। तो इस लिहाज से जाहिर है कि ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत चुनाव जो है वो आप कह लें बड़ा इम्पोर्टेंट था। अलीमा खान साहिबा की तरफ से आज इसके ऊपर एक लाइव इंटरव्यू दिया गया है। अलीमा खान साहिबा ने इस इंटरव्यू में ओवरऑल एक अहाता किया है, और बात जब मारियो ने शुरू की तो उन्होंने यहाँ से शुरू की कि आपके साथ मैं ये जब इंटरव्यू कर रहा हूँ, इससे पहले कासिम और सुलेमान से मेरी बात हुई थी, लेकिन उस वक्त से भी ज़्यादा खौफनाक हालात हो चुके हैं। तो मारियो को भी अंदाज़ा था कि अब सिचुएशन और वर्स हो चुकी है, और फिर उसने यहीं से बात शुरू की कि जिस तरह से अलीमा खान साहिबा के साहबजादे भी अरेस्ट कर लिए गए हैं, और फिर अलीमा खान साहिबा से उन्होंने सारी डिटेल्स जानी। अलीमा खान साहिबा ने उन्हें बताया कि किस अंदाज से गिरफ्तारी अमल में आई। मतलब आप आते हैं, आप वारंट दिखाते हैं, आप बाहर गेट पे बुला सकते हैं अगर कोई आपको बंदा मतलूब है, जिस तरह भी, लेकिन जिस अंदाज से बेडरूम्स तक आना और लोगों को घसीट घसाट के लेके जाना, बीवी बच्चों के सामने इस किस्म के हरासा कराने वाले मनाजिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है कि तकलीफ़ दे होते हैं। तो ये सारी बात अलीमा खान साहिबा ने की। उसके बाद 9 मई के हवाले से भी अलीमा खान साहिबा ने मौक़िफ़ सामने रखा, और उनका कहना था कि 9 मई जो है वो एक फ़ॉल्स फ्लैग है, इसमें एक बंदा भी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं मरा, बल्कि उल्टा इन्होंने 26 नवंबर को स्नाइपर्स के साथ हमारे कारकुन मारे हैं। तो बहुत क्लैरिटी से अलीमा खान साहिबा ने ये तमाम बातें की। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने ये जो इलेक्शन रिगिंग है इसके ऊपर भी बात की, और बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब को पहले सज़ाएँ सुनाई गई, फिर उनसे पार्टी का सिंबल लिया गया, फिर उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिफरेंट सिंबल्स दिए गए, और फिर उसके बाद उन्हें कैंपेन तक नहीं करने दी गई। और फिर उसके बावजूद भी जब इतनी बड़ी तादाद लोगों ने निकल कर वोट दिया और उनको जितवाया, तो फिर किस तरह से पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया। तो ये सारी कहानी इससे पहले भी मारियो सुन चुके हैं, लेकिन उन्हें अलीमा खान साहिबा ने सारी बात दोबारा से बताई। उसके बाद जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त सलूक है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि जिस तरह से उनकी बेल्स नहीं लग रही हैं, उनको जिस अंदाज से सेल में रखा हुआ है, किसी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, बुनियादी सहूलियात उन्हें फराहम नहीं की जा रही, तो इन चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने आवाज़ उठाई।
तो अलीमा खान साहिबा ने जो अपने बेटे हैं उनके हवाले से भी, जो हसन नियाज़ी, मिलिट्री ट्रायल्स, ये वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है गुफ्तगू की। और बहुत अलीमा खान साहिबा, मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि अलीमा खान साहिबा जब बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि इमरान खान बात कर रहे हैं, उनका अक्स बहुत वाज़े नज़र आता है उनकी गुफ्तगू में। तो उसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना और इतना मुदल्लल जवाब दे रहे, अलीमा खान साहिबा जो हैं इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा अब और वक्त के साथ साथ इम्प्रूव भी करती जा रही हैं और बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं तमाम सवालात को। और चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं ये फैमिली के सब, तो अच्छे अंग्रेज़ी में बात कर लेते हैं, तो इस लिहाज से उनको एक एडवांटेज भी हासिल है यही। और अलीमा खान साहिबा का ये इंटरव्यू कितना इन्फ्लुएंशियल था इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब लाइव ये इंटरव्यू चल रहा था तो उस वक्त एक वक्त में इस इंटरव्यू को एक साथ देखने वालों की तादाद तकरीबन 2.25 लाख से भी तजावुज़ कर गई थी। शुरू में जब ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, हालांकि इसकी कोई इससे पहले तशहीर नहीं हुई थी कि कोई इंटरव्यू ऐसा आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो कोई 92,000 90,000 लोग जो थे ज्वाइन कर चुके थे। और उसके बाद फिर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होते होते एक मौके पे 2,35,000 तक भी लोगों की व्यूअरशिप गई है। और उसके बाद ज़ाहिर है एक लाइव चल रहा होता है इंटरव्यू, तो उसमें कभी ज़्यादा कभी कम लोग हो रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इनिशियल मैं आपको बता रही हूँ कि जब लाइव चल रहा था तो ये सूरत हाल है। तो ज़ाहिर है वो इंटरव्यू रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, लोग देखते रहेंगे और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये मिलियंस से ऊपर चला जाएगा इंटरव्यू। लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू था? इसलिए कि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, इसकी बहुत रीच है, जिसकी वजह से ये आवाज़ जो है वो सारी वहाँ तक पहुँचेगी। इमरान खान साहब के साथ जो मामलात और उनकी फैमिली के साथ हो रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो ओवरऑल लोगों के साथ भी सिचुएशन है उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने ख़ास तौर पर जब ये बात की कि इमरान खान की बेल पर मिठाई बांटने वाली फैमिली को इन्होंने पुलिस स्टेशन ले जाके रखा और उनके साथ बच्चे भी ले गए और ये वो, उस पर जो एंकर था उसके चेहरे के जो तासुरात हैं वो देखने वाले थे, कोई इतना हैरान रह गया कि ये भी कैसे हो सकता है कि आप बच्चों को भी पुलिस स्टेशन से ले जाएं। तो ये वाली सूरत हाल थी और भी कई मौक़ों पर वो खासा हैरान भी हुआ। लेकिन जो आखिरी बात थी अलीमा खान साहिबा की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन असल बात ये कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है? क्या हम जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर खामोश होकर बैठ जाएं? ये तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्यों ना हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएं, क्यों ना हम उसका मुकाबला करें, क्यों ना हम लोगों का साथ दें? तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज था अलीमा खान साहिबा की तरफ से जो उन्होंने दिया और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ये इंटरव्यू था जो अलीमा खान साहिबा की तरफ से दिया गया। तो अब इसको ज़ाहिर है और इसमें बहुत सी हेडलाइंस बनेंगी, बहुत इसको लोग देखेंगे, इसके ऊपर पार्ट्स शेयर होंगे, तो सारी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल जाएगा इंटरनेशनली। तो एक तो इस लिहाज से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन असल में ये वही बात है जिसके ऊपर PTI के ऊपर, क़यादत के ऊपर, जो पॉलिटिकल क़यादत है उसके ऊपर तनकीद भी शुरू हो गई। और मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया ने खासा आड़े हाथों ले लिया PTI की अगेन लीडरशिप को, क्योंकि वो यही चीज़ चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग उनको उस तर्ज से हाईलाइट क्यों नहीं करते, आप लोगों की आवाज़ क्यों नज़र नहीं आती। अब ये चीज़ें पिछले 3-4 हफ्तों से अगर इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं तो PTI लीडरशिप ने इसके ऊपर क्या किया है, उनकी तरफ से क्या हिकमत अमली बनाई गई है? क्या आपने देखा कि कोई अली अमीन गंडापुर साहब अपनी कैबिनेट लेके वहाँ पहुँच गए हों कि जनाब ये गलत हो रहा है, या कोई उन्होंने ये किया हो कि कोई पर्सनली रब्ता करके कोई कोशिश की हो कि जी इस बारे में उन्होंने कोशिश की है, कोई अदालत पहुँच गए, कोई वज़ीर आज़म के पास पहुँच गए कि जी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, कोई शोर मचाया हो? कुछ नहीं। क्या कोई, चलिए ये सैलाब वाला मामला तो अभी बाद में आया ना, उससे पहले से ही ये मुलाकातें वगैरह तो बंद हैं। अच्छा, अब तो चले खैर सैलाबों वगैरह में मसरूफ़ भी हो गए, ये भी बात अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई इंटरनेशनल जो अलीमा खान साहिबा कर सकती हैं कि वो हर वक्त किसी अदालत में पहुंची हुई हैं, अदालत के बाहर गुफ्तगू हो रही है, हर पेशी पर पहुंच रही हैं, कभी बेचारी अपनी पेशियों पर पहुंचती हैं, फिर इमरान खान की पेशियों पर पहुंचती हैं, फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचती हैं, और अब बेचारी बेटों की पेशियों पर भी पहुंच रही हैं। तो अगर वो हर जगह नज़र आ सकती हैं तो इन लोगों में से लोग क्यों नज़र नहीं आते? और उसके बाद फिर अगर वो इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करके इंटरव्यू दे सकती हैं, तो ये लोग क्या नेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू नहीं दे सकते और इंगेज नहीं कर सकते कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना
सुलह की बुनियाद पर करें और इन चीज़ों के ऊपर बात करें, बजाय इसके कि सिर्फ ट्विटर के ऊपर आपने 4 लाइनों की एक ट्वीट लिख दी और या आपने कोई वीडियो पैगाम 2 मिनट का बना के और उसको कंडेम कर दिया और बता दिया कि आपको बड़ा अफसोस हुआ है, दैट्स इट। तो इसी वजह से आज ये देखने में आया कि एक दफ़ा फिर ये तमाम जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रही और हर किसी ने ये सवाल किया कि इतना कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, उनकी अहलिया के साथ, उनकी बहनों के साथ, बहनों के बच्चों के साथ, पूरी फैमिली उनकी सफ़र कर रही है, लेकिन जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं वो मज़े से अपने कमरों में बैठे हुए हैं। इवन जो इमरान खान साहब के भांजे की आज पेशी थी तो उस वक्त भी सिवाय चंद वकीलों के कोई आपको जो सियासी क़यादत थी कहीं नज़र नहीं आई। तो इन चीज़ों पे जब तनकीद शुरू होती है तो वो उल्टा सोशल मीडिया वालों पे तनकीद शुरू कर देते हैं कि जी आप आके लीड कर लें, आप आकर लीड कर लें, आप बता दें जी कैसे रिहा कराना है। तो फिर वो आगे से बोलते हैं भाई वोट तो आपने लिया आके इस बात के ऊपर कि जी आप इमरान खान को रिहा करवाएंगे, अब आप वोट लेके हुकूमत बना के बैठ गए और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। कुछ करना रिहाई का तो दूर की बात है, जो पहले से सूरत हाल थी उससे भी वर्स हो रही है, तो उसके ऊपर क्यों ना आपसे सवाल होगा और उसके ऊपर आप उल्टा चढ़ दौड़ते हैं कारकुनों के ऊपर कि हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं। तो ये एक दोबारा से चपकलिश जो है शुरू हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप कुछ करते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो लोग जो इमरान खान और उनकी बहनों को टारगेट करते हैं, जब आप उनके साथ हंस हंस के तस्वीरें बनवाते हैं, उनके साथ आप जफ्फियाँ डालकर मुलाकातें करते हैं, तो फिर लोगों को इस बात के ऊपर तकलीफ होती है कि ये वो लोग हैं जो हर वक्त की बातें करते हैं और फिर आप इनके साथ जब ऐसे मिलते हैं तो लोग फिर यही बात कहते हैं कि इसका मतलब है आप और ये आपस में एक ही जगह पे मिले हुए हैं। तो इस वजह से फिर इन लोगों के ऊपर भी तनकीद होती है। लेकिन बहरहाल अब ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई इस चीज़ की परवाह भी नहीं है और बस इन्होंने यही करना है कि नारा 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 इमरान और उसके बाद काम अपना जो है वही करना है जिस तरह से चल रहा है। एक के बाद एक डेडलाइन, 4 के बाद 3 महीने की, 3 महीने के बाद साल की डेडलाइन, और इस तरह ही इन्होंने ये हुकूमत चलानी है जैसे बाकी सूबों में हुकूमतें चल रही हैं। तो इसमें कोई ऐसी डिफरेंट बात नहीं होगी बाकी सूबों में जो हुकूमतें चल रही हैं उसके अलावा। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस बात की समझ आ चुकी है पीटीआई के कारकुनों की भी को भी, और मुझे तो लगता है कि ये अलग बात है कि फैमिली बहुत ज़्यादा खुल के इजहार नहीं करती, बहुत सी चीज़ों का पर्दा रखती है लाइक इमरान खान, लेकिन समझ उन्हें भी आ रही है कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ देख नहीं सकते, बल्कि इशारों किनारों में तो शायद एक आध दफ़ा अलीमा खान साहिबा कह भी गई हैं बातें, लेकिन वही बात है कि उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है और वो बेचारी मसलहत से काम लेती हैं और वो इसलिए भी अवॉइड करती हैं कि अगर वो कोई स्टेटमेंट देती हैं तो फिर कहा जाता है कि जी ये सियासत कर रही हैं। तो भाई क्यों ना सियासत करें वो, मैं तो समझती हूँ कि सियासत करनी ही उनको चाहिए इस वक्त, जब कोई और सियासत नहीं कर रहा तो कम अज़ कम वो तो लीडरशिप का कोई अपना जो किरदार है वो अदा कर रही हैं। तो ये बहरहाल आज सारा दिन मामला चलता रहा है और इसके ऊपर जो है वो जाहिर है अब फर्दर भी डिस्कशन होती रहेगी। आज फिर उनके जो दूसरे बेटे हैं उनकी पेशी है शेरशाह की, तो देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन उन्हें समझ आ रही है कि इनको शायद जल्दी छोड़ने का कोई इरादा है नहीं। बाकी ये सूरत हाल सिर्फ सियासी कारकुनों या इमरान खान की फैमिली तक महदूद नहीं है, बल्कि जो कोई भी इस रजीम के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है वो भी नरगे में आ जाता है, जो तनकीद करता है वो भी बुरा लगने लगता है। तो इसी तरह एक सहाफ़ी हैं बहुत सीनियर, खालिद जमील साहब, ABN न्यूज़ के ये ब्यूरो चीफ़ थे और काफ़ी तनकीदी ट्वीट्स भी करते थे और प्रोग्राम भी करते थे ये ABN पर। तो खालिद जमील साहब को पहले तो नौकरी से निकलवा दिया गया और उन्हें फिर गिरफ़्तार भी करवाया गया। कुछ दिन गिरफ़्तारी के बाद बहरहाल की जान छूटी केस से, लेकिन बहरहाल नौकरी तो उनकी चली गई। उसके बाद खालिद जमील साहब अपना कुछ डिजिटल मीडिया पे काम कर लेते हैं और उसके साथ ही उनका कुछ मामला चल रहा है। लेकिन आज अचानक से फिर खालिद जमील साहब को गिरफ्तार करने की खबर आई। पता ये चला कि FIA के साइबर क्राइम विंग ने जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले के ऊपर कुछ वजाहत नहीं दी गई कि उन्होंने किस प्रोग्राम पे, किस ट्वीट पे या किस कंटेंट के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया। बल्कि पहले तो ये पता चला कि शायद कोई FIR पता नहीं बाकायदा रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, बस पकड़ के ले गए। उनकी रिहाइशगाह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी देर के बाद जाकर ये खबर सहाफ़ियों तक पहुंची कि जनाब किसी गालिबन ट्वीट के ऊपर जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया, तनकीदी ट्वीट के ऊपर, और पीका का जो एक्ट है वो उनके ऊपर लगाया गया है। तो अब ये वही बात है कि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि जब कोई बात पसंद नहीं आ रही किसी को तो अब वो पीका की वजह से उसको पकड़ के जो है वो कहीं पे भी आपको
मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये सूरत हाल बदतरीन इसलिए होती जा रही है कि अब बाकी सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर बात भी नहीं करते और ना कोई किसी को कोई परवाह होती है कि जी कोई पकड़ा जा रहा है तो पकड़ा जाए। और ये वो चीज़ है कि जब सब अपनी अपनी खाल बचा रहे हैं तो वहाँ पे किसी की भी खाल नहीं बचती और बारी बारी फिर सबकी बारी आ जाती है। तो अब ये खालिद जमील साहब जो हैं ये बेचारे गिरफ्तार तो हो गए हैं, अब पता नहीं इनकी जान कब छूटती है। लेकिन ये वही पीका एक्ट है जिसके खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों ने बड़े बड़े दावे भी किए थे, बड़ी बातें भी की थी, लेकिन आज वो पीका एक्ट भी वहीं पर मौजूद है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ, उसके तहत कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। लेकिन अब आपको कोई सहाफ़ी, कोई तंजीम, कोई आपको एंकर एसोसिएशन, कोई इसके ऊपर ना कोई जुलूस निकालता नज़र आता है, ना हुकूमत का कोई बॉयकॉट करता नज़र आता है, ना हुकूमत से कोई शिकवा करता नज़र आता है, बल्कि हुकूमती वज़रा कहीं जाते हैं तो ये उनके ऊपर गुलबाशियाँ करते हैं क्योंकि ग्रांट्स मिल जाती हैं। हुकूमत के नखरे उठाने से इनको नौकरियां भी मिल जाती हैं, मुराद भी मिल जाती हैं, अयाशियाँ लगी हुई हैं, खाबे चल रहे हैं, दौरे चल रहे हैं, तो किसी को क्या परवाह है कि जो बाकी आपकी कम्युनिटी है उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये वाली सूरत हाल है जी इस वक्त। अफसोसनाक है लेकिन ऐसा ही है। लेकिन ये पीका भी बड़ा सियाना है जी, ये सिर्फ तनकीदी आवाज़ों पे ही उठता है, वरना बहुत से जो अपने लोग हैं वो जो मर्ज़ी करते रहें, वो किसी की इज़्ज़त उछालें, वो फेक न्यूज़ दें, वो कुछ भी बकवास करें आकर, उनके ख़िलाफ़ कभी ये हरकत में नहीं आता। तो ये भी बहुत दफ़ा देखा गया है कि सरकारी टीवी पर मौजूद बहुत से सहाफ़ी फ़ेक न्यूज़ देते रहे हैं, बहुत कुछ बकवास करते हैं, गालम गलोच करते हैं, गलाजत बकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पीका कभी उनके खिलाफ हरकत में नहीं आता। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग खबर ये अभी आई कि सुहेल वड़ाई साहब के हवाले से जब अरशद क्या नाम है शरीफ अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब आके ये कहा कि जी इन्होंने ये सारा मनगढ़ंत कॉलम लिखा है, तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो फिर लगाएं आप सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर पीका और करें इनके ऊपर मुकदमा और बताएं इनको कि जी आपने फेक न्यूज़ दी है इतनी बड़ी शख्सियत से मुतालिक। तो आज ये खबर आई कि जी किसी ने उनके खिलाफ एक दरख्वास्त ज़रूर दायर की है मुकदमा दर्ज करने की। यानी उस तरह से हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आई जहाँ बाकी सहाफ़ियों के मामले में नज़र आती है कि बाद में दरख्वास्तें होती रहती हैं, पहले बंदा तो पकड़ के चुप के ले आओ। तो वो वाली खैर एक्टिविटी हमें यहाँ नज़र नहीं आई। उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि सुहेल वड़ाई साहब तो हमेशा ही इस हुकूमत को भी सपोर्ट करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, तो उनको उनके लिए एक नरम गोशा तो बहरहाल मौजूद है। अब उनके कॉलम से जो भी इख्तलाफ हुआ वो हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो है वो उनकी मतलब अल्फाज के चुनाव के साथ ठीक ठाक किस्म की आप कह लें तौहीन ही की गई। लेकिन आज सुहेल वड़ाई साहब ने भी इस पूरे तनकीदी मामले के ऊपर एक जवाब दिया है बड़ा तसल्ली के साथ। तो सुहेल वड़ाई साहब का जो जवाब है ये 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें उन्होंने जो उन्वान दिया इसको दिया है बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन। तो वो अपने आप को अदना सहाफ़ती कारकुन कह रहे हैं। अच्छा, जो इसमें इन्होंने DGISPR को जवाब दिया ना वो काफ़ी हद तक मुनासिब जवाब है और वो जो वजाहत वो दे रहे हैं वो काफ़ी मुदल्लिल वजाहत है, क्योंकि DGISPR साहब ने जो माफ़ी वगैरह के हवाले से बात की तो उस पर सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने तो ये नहीं कहा कि इमरान खान का नाम लिया या 9 मई का नाम लिया, मैंने तो सिर्फ सियासी मसलहत की बात की कि सियासी मसलहत के जवाब में उन्होंने कुरान की ये वाली आयत पढ़ी और उसका मतलब अब किसी ने क्या निकाला वो किसी की अपनी मर्ज़ी। और ये बात उनकी दुरुस्त है कि उन्होंने ये तो नहीं लिखा हुआ उसमें कि इमरान खान माफ़ी मांगेगा तो फिर ये होगा। तो ये बात तो उन्होंने ठीक कही है सुहेल वड़ाई साहब ने कि ये एतराज़ ख़ुद से लोगों ने ख़ुद ही इसका मतलब भी निकाल लिया और ख़ुद ही इस पर एतराज़ भी कर दिया। तो ये स्मार्ट यहाँ पे खेल गए सुहेल वड़ाई साहब। फिर सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि दूसरा जो उनका एतराज़ था कि कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, तो इस पर भी सुहेल वड़ाई साहब बिल्कुल हक बजानिब है कि उन्होंने अपने कॉलम में कहीं ये नहीं लिखा कि ये कोई 1-on-1 मुलाकात थी और ना उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने कोई बाकायदा इंटरव्यू दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मुलाकात का जिक्र किया, बाकी मैंने ये तो नहीं कहा कि और कोई था ही नहीं उस मुलाकात में या कोई वो मुझे बाकायदा इंटरव्यू दे रहे थे। तो ये बात भी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा उनके कॉलम में नहीं लिखा हुआ। तो बाकी सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जो उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने झूठा कॉलम लिखा है या मनगढ़ंत लिखा है तो इस अपनी ज़ाती तशहीर के लिए लिखा है, तो इन बातों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, बस ठीक है वो ज़ाती इल्ज़ामात हैं उनको मैं जो है वो जाने देता हूँ। तो ये उनका जो DGISPR को जवाब था वो ये था, जो कि काफ़ी मुझे मुनासिब लगा कि बिल्कुल ठीक उन्होंने स्मार्ट जवाब दिया है। इसी तरह उनके कॉलम में बातचीत थी, असल में उसका तासुर इस तरह से गया तो उससे जो है वो फिर बात इतनी बड़ी और फैली कि फिर उसके ऊपर तरदीदें भी आई जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसके अलावा
उसके अलावा जनाब सुहेल वड़ाई साहब अपने पूरे बाकी जो 4 सफ़ात हैं उसमें ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाते हैं पीटीआई की क़यादत को भी। पीटीआई की क़यादत में से भी कौन लोग जो ज़्यादातर बाहर मौजूद हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब का उन्होंने नाम लिया, फैसल वावडा साहब का नाम लिया, वो तो पीटीआई क़यादत नहीं है लेकिन बहरहाल उनका भी उन्होंने नाम लिया, और बाकी कुछ उन्होंने यूट्यूबर्स का नाम लिया जो बाहर बैठे हुए हैं, और उसमें आप हिसाब लगा लें कौन कौन है। तो उन सबको उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा लगाया और उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आए सुहेल वड़ाई साहब। उन्होंने अपने आप को सफाई और वजाहत देते हुए ये भी बताया कि जनाब मैं तो हर एक के ऊपर तनकीद करता रहा हूँ, मैंने तो नवाज शरीफ के दौर में कॉलम लिखा कि पार्टी इज़ ओवर तो वो लोग नाराज़ हो गए, मैंने इमरान खान के दौर में कॉलम लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी तो वो नाराज़ हो गए, तो मैं तो जिस भी दौर में जो भी बात लिखता हूँ तो वो नाराज़ होते ही हैं, तो ये तो चलता ही रहता है सहाफ़त में। लेकिन ये बातें करके उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक जो क्लास ली सारी वो उन्होंने पीटीआई और उनके लोगों की ली कि जी ये इस तरह के लोग हैं, ये बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, इन्होंने ट्रोल किया, इन्होंने लिख दिया कि सुहेल वड़ाई इज़ डिस्ट्रॉयड और ये वो तमाम बातें। तो ज़्यादा जो उनका पूरा निशाना आप कह लें कि वो पीटीआई के लोग थे, तो वो क्यों ना हो भाई, वो आसान हदफ हैं आजकल इसलिए कि वो उनको पहले ही मार पड़ रही है रियासत की तरफ से, तो हर किसी को मौका मिल जाता है कि चलो भाई इस वक्त इनको ठीक ठाक रगड़ा लगा दो। आजकल बड़े मैं देख रही हूँ नाम निहाद दानिश्वर जो है वो आके शुरू हो जाते हैं कि जी पीटीआई में ये भी गलती है, इमरान खान में वो भी गलती है, ये भी है। तो वो बड़ा आसान होता है जब किसी को मार पड़ रही हो तो आप भी आके 2-4 मुक्के मार देते हैं कि चलो गिरा हुआ तो है ये, इसको ज़रा और 2-4 मुक्के मार लो, तो उनका निशाना भी रहता है। मैं ये नहीं कहती कि पीटीआई की आदत या बाकी पीटीआई के तमाम लोग और सोशल मीडिया सब बहुत अच्छे हैं, बे इंतहा 1000 उनमें खामियां भी होंगी, बदतमीज़ी भी करते होंगे, सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ उन्हें मार पड़ रही है तो कम अज़ कम मैं ये नहीं कर सकती कि 2 मुक्के आगे मैं भी मार दूँ कि ये लो भाई तुम ये भी खा लो। लेकिन इन लोगों ने ये चूज़ किया कि ये इस तरह करें। और दूसरी जो बात ये है कि सुहेल वड़ाई साहब ये तो जिक्र फरमा रहे हैं कि जनाब उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में भी कॉलम लिखा था और फलां के दौर में भी, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब के कॉलमों में वो शिद्दत आपको नज़र नहीं आती जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कॉलम में आपको नज़र आती है। जो ज़बान उन्होंने इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल की, उन्हें डोंकी राजा तक से तशबीह दी, जो बुशरा बीबी साहिबा के लिए उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या उन्होंने कभी कुलसूम नवाज़ के लिए या मरियम नवाज़ के लिए या इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली किसी और ख़ातून के लिए ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल किए हैं? या इसका जवाब वैसे वो इरशाद भट्टी साहब के इंटरव्यू में देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माजरत के साथ मैं तो कम अज़ कम उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा कि वो अनॉय हो गए हैं इरशाद भट्टी साहब के सवाल से। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है आपने लिखे होंगे नवाज शरीफ साहब की दौर में भी कॉलम या इस तरह भी, लेकिन जो शिद्दत इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आती है अल्फाज के चुनाव में और इवन उनकी एहलिया के बारे में भी, वो उससे पहले हमें उस तरह के नज़र नहीं आती शरीफ फैमिली के लिए या पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए। तो बहरहाल ये फ़र्क तो एक है और यही वजह है कि जो सोशल मीडिया पे भी पीटीआई का रिएक्शन है वो उसी शिद्दत का होता है जिस शिद्दत का आप कॉलम लिखते हैं। तो एक तो ये बात है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो तरदीद का जवाब देना था वो तो वैसे DGISPR को देना था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इस पर फोकस किया है वो पीटीआई और बाकी जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर किया है। बात सादा सी है, ये कोई बुरा माने या कुछ भी, मुझे जहाँ तक लगता है कि असल बात यह है कि जब मुल्क में इस तरह की सूरत हाल हो कि आइन और क़ानून की पामालियाँ सामने की बात है, जुल्म हो रहे हों, तो जो आपके मज़लूम लोग होते हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हों, आप उनकी आवाज़ बन रहे हों। लेकिन ऐसे में जब आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे हों या आप कह रहे हो कि नहीं जी बस ठीक है ये तो होता ही रहता है, आप ही गंदे बच्चे हो, आप ही माफ़ी मांग लो, और आप इस तरह उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज़ कर रहे हो या उसका दिफा कर रहे हो, तो फिर इस वजह से वो आपके ऊपर जो है वो यानी आप कह लें कि तनकीद भी करते हैं और आपके हवाले से फिर वो ऐसे नेगेटिव ख्यालात भी रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा वजह इस बात की ये है, वरना सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो तो उनकी जो गुफ्तगू थी अगर उसको रिप्रोड्यूस कर रहे थे उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना तबसरा और तज्जिया भी शामिल कर रहे थे, तो शायद वो बात उतनी हद तक ना बढ़ती है। तो बहुत सी पीटीआई के अपने लोगों की भी राय हो सकती है कि जी बातचीत के ज़रिए माफ़ी तलाफ़ी करके बात ख़त्म कर लेंगे वो। तो असल मसला ये है कि गुस्सा इस बात पे आ रहा होता है कि जनाब आप जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको क्यों नहीं कंडेम कर रहे, और उल्टा जो बंदा मार खा रहा है उसको आप आके बता रहे हैं कि भाई
तू इसलिए मार खा रहा है क्योंकि तेरी गलतियां, तू माफ़ी मांग ले। तो इस बात के ऊपर जो है वो फिर एक आपसी इख्तलाफ जो है वो बढ़ जाता है। बहरहाल जी, ये आज सुहेल वड़ाई साहब का जवाब आ गया है और इस पर कुछ लोग उनको सराह रहे हैं कि जी अच्छा जवाब दिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी भी वो डंडी मार गए हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जो उन्होंने DGI-SPR साहब को जवाब दिया वो बहरहाल काफ़ी कैलकुलेटेड भी है और स्मार्ट भी। उम्मीद है कि उनके खिलाफ कोई आगे बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।